नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मेंथा की खेती के लिए जड़ उत्पादन की तकनीक पर सलाह। धान की फसल में तनाछेदक कीट की समय रहते करें रोकथाम। गाय भैंसों में गलघोंटू रोग की समस्या है गंभीर, बचाव और उपचार पर जानकारी। मेंथा की खेती जनवरी से अप्रैल तक की जाती है, जिसकी खेती के लिए जड़ की जरूरत होती है जो किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उपलब्ध होती भी है तो जड़ों की खरीद पर अधिक लागत आती है। हमारे कुछ किसान खुद ही जड़ तैयार करते हैं और अन्य किसानों को बेचकर अच्छा लाभ कमाते हैं। तो आप मेंथा के जड़ उत्पादन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं सीमैप लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग जो मेंथा तैयार करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती अभी ये कर रहे हैं कि हमारा अभी उद्देश्य मेंथा में जड़ बनाना है। हमारे देश में मेंथा की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसके लिए जड़ द्वारा नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है या इन्हीं जड़ों को सीधे रोप दिया जाता है। रोपाई का ये कार्य जनवरी के दूसरे पखवाड़े से अप्रैल के पहले पखवाड़े तक किया जाता है, जिसके लिए किसान जड़ों की खरीदारी अन्य किसानों या कृषि संस्थानों से करते हैं, जहां से जड़ 1000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। जबकि जड़ बनाने का कार्य किसान खुद ही कर सकते हैं। जड़ उत्पादन के लिए किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं। जड़ वाली सारी फसलें हम पुराने समय से जानते हैं कि सारी पुरानी वो जो जड़ वाली फसलें हैं वो मेड़ पे लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूलकर सिर्फ खेत को समतल में पानी भर के और आप पौधे को सीधा पानी में रोप देते हैं धान की तरह। ऐसा नहीं करना है, उससे आपका बहुत नुकसान होता है। नुकसान क्या, लागत मूल्य अधिक आ जाती है और पौधे आपके मरने की संभावना भी रहती है। जैसे इस समय बरसात का समय है तो आप ये मान लीजिए कि समतल वाले में जो पौधे लगाएंगे उसमें अगर बरसात अधिक हो गई तो मरने की संभावना और अधिक हो जाती है, और जिससे में आपके पौधे सारे मर भी सकते हैं। जड़ के लिए एक थोड़े से स्थान पर खेत को तैयार कर क्यारियां बना लेते हैं और उसमें घनी मात्रा में लगाकर सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार अधिक मात्रा में जड़ तैयार होंगे जो आगे मेंथा की खेती में काम आएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जड़ के लिए पौधे हमेशा मेड़ पे, आलू वाले जो मेड़ बनाने वाला है, दूरी समझ लें 55 से 60 सेंटीमीटर दूरी रहती है टॉप से टॉप की। उस मेड़ के दोनों तरफ पौधे से पौधा 1 फीट की दूरी पे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आधी ऊंचाई पे, मेड़ की आधी ऊंचाई पे लगाना है, क्योंकि हमें पानी मेड़ के पौधे की जड़ तक ही देना है। तो इसलिए हमें आधी ऊंचाई तक लगाना है, जिससे हमारे सबसे पहला फायदा ये है कि आपका 20 से 30% पानी बचेगा। दूसरा फायदा ये है कि जड़ में जो पौधे बनेंगे उनकी जड़ बनेगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होगी और मात्रा में समतल की तुलना में 1.5 गुनी या 2 गुनी तक हो जाएगी। और फर्क ये पड़ेगा कि उसमें जो आपकी खुदाई है, खोदते समय जो लागत आएगी, अगर कोई किसान मानो अपने समतल में लगाया है तो समतल में आपको पूरा खेत खोदना पड़ेगा, जिसकी खुदाई में अगर आदमी एक बिस्वा भी खोदता है तो मेड़ वाले पे सिर्फ मेड़ को ही पलटना है, जिसमें जड़ का पूरा बंच निकल आएगा, जो आपकी ज़्यादा नहीं तो आपकी जो है आधी
मतलब आधा समय लगेगा और आपका जो है दो बिस्वा वो आदमी खोद देगा जो एक खोदता है पूरे दिन में। तो उसका फर्क सीधा फर्क पड़ेगा कि जो एक तो पैदावार आपकी दुगनी हो गई और लागत मूल्य जो आप बचा नहीं सकते वो किसी तरीके से आधी हो जाएगी और कम हो जाएगी और जड़ की पैदावार अधिक होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम जब मेड़ पौधा लगाने की बात कर रहे हैं तो मेड़ में हम दूसरे खाद बाद में नहीं डाल सकते। तो पोटास और फास्फोरस ये दोनों को हमें बेसल के समय डालने हैं, जिसको डीएपी से डाल सकते हैं और पोटास को एमओपी से डाल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास से डाल सकते हैं। इसको हमें मेड़ बनाने से पहले ही खेत में जुताई के टाइम ही डाल देना चाहिए और उसके बाद उसमें मेड़ बनानी चाहिए, क्योंकि बाद में मेड़ में हम तत्व नहीं डाल पाएंगे। उसके बाद में जब पौधा रोप दें और रोपने के बाद अगर पौधा पीला होने लगे तो हम 9 से 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर के हिसाब से पौधे की कंडीशन को देखते हुए स्प्रे कर देंगे, जिससे हमारा खाद की भी मात्रा कम लगेगी और पौधे की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप ये मान के चलिए 1 हेक्टेयर हम अगर लगाना है तो 1 हेक्टेयर के लिए हमको ट्रांसप्लांटिंग मेथड से 1 कुंटल जड़ चाहिए और अगर हम सीधी बुवाई कर रहे हैं जड़ के द्वारा तो कम से कम 4 कुंटल जड़ हमारी लगती है जो नालियों में बिछा के डाली जाती है। तो उतनी जड़ बनाने के लिए अगर आप मेड़ विधि से जड़ बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 वर्ग मीटर एरिया ही सफिशिएंट है 1 कुंटल जड़ बनाने के लिए, जो कि आधा बिस्वा के आसपास होता है। और अगर आप जो है समतल में बनाएंगे तो वही आपका पूरा 125 मीटर स्क्वायर के एरिया के आसपास लगेगा, यानी दुगना एरिया लगेगा। तो इसलिए आप ये, और अगर प्लेन विधि में बो रहे हो, जड़ से बो रहे हो तो 4 कुंटल लगता है, जो कि आपका 200 से 250 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए एरिया से पैदा होगी जड़। किसान अपनी मेहनत, महंगे बीज, खाद का इस्तेमाल कर धान की खेती करता है। ऐसे में फसलों का सही प्रबंधन नहीं करने से कीट और रोगों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक कीट के वजह से होता है। अगर किसान सही समय पर इसका नियंत्रण करें तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी से। का प्रमुख कीट है। यह कीट धान का जैसे ही अंकुरन होता है, यानी नर्सरी के खेत में, बिचड़ा के खेत में ही इसका आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही धान की 2-3 पत्तियां होती हैं, इस कीट का आक्रमण शुरू हो जाता है। तना छेदक कीट। इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। मादा कीट गहरे भूरे रंग की, आगे के पंख पीलापन लिए हुए, जिस पर काले काले गोल गोल धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं जैसे अंडे, इल्ली, प्यूपा एवं पतंगा अवस्था होती है। इसके वयस्क कीट जो कि उजले पीले रंग के होते हैं और इनके अगले पंख पर काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे काफ़ी छोटे होते हैं, परंतु इसे हम देख सकते हैं। ये वयस्क कीट ही पत्तियों के ऊपरी छोर पर, जो पत्ती का तिकोना भाग होता है, उस पर अंडे देते हैं। एक मादा कीट तकरीबन 100 से 200 अंडे पत्ते के ऊपरी भाग पर गुच्छे में देती है और ऐसे अंडों के हर एक गुच्छे में 50 से 80 अंडे होते हैं। ये अंडे मादा कीड़े के बालों के गुच्छे के पीले भूरे बालों से ढके रहते हैं। ये अंडे 5 से 9 दिन में फूटते हैं। तत्पश्चात गिडार पत्तियों से नीचे आते हैं तथा तने के निचले भाग में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर के भाग को खाते रहते हैं, जिससे पत्तियां, बीच की जो पत्ती हैं वो सूख जाती हैं और इस पत्ती को खींचने से ये आसानी से खींचा जाते हैं।
इसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत केंद्र कहते हैं। चूँकि बीच की पत्तियां सूख जाती हैं इसलिए इन्हें मृत केंद्र कहते हैं या डेड हर्ट भी कहते हैं। ऐसे तनों को खींचने पर तना आसानी से बाहर आ जाता है। यदि ग्रसित तने को चीर कर देखें तो अंदर इल्लियां दिखाई पड़ती हैं। यह कीट लगभग 40 दिनों तक इल्ली अवस्था में रहकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। धान में बाली बनते समय पुनः इल्ली तने के मध्य भाग के पास छिद्र कर देती है और अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे निकलने वाली बाली सफेद हो जाती है, जिसे हम सफेद बाली कहते हैं। इस बाली के सभी दाने खोखले होते हैं और दाने नहीं बनते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए बिचड़े को उपचारित कर लगाना चाहिए। उपचारित करने के लिए क्लोरपाइरीफॉस 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बिचड़े को उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए किसी बर्तन में पानी लेकर क्लोरपाइरीफॉस दवा मिलाकर आप बिचड़े को उपचारित कर लगा सकते हैं। उपचारित करने के बाद आप जो पत्ती है उसे क्लिपिंग कर देना चाहिए। उसके बाद ही बिचड़े को की रोपनी करनी चाहिए। खेतों में 1-2 मीटर की ऊंचाई पर प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करके उसके नीचे कटोरे में थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल या कीटनाशक मिलाकर पानी में रख दें। ऐसा करने से वयस्क कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर पानी में गिरकर मर जाते हैं। विद्युत की उपलब्धता नहीं होने पर रात्रि में आग जलाने से कीट आग की तरफ आकर्षित होकर जलकर मर जाते हैं। धान की फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के निरीक्षण तथा पता लगाने एवं प्रकोप की अधिकता को जानने के लिए जरूरी है कि फेरोमोन ट्रैप फसलों के ऊपर 1 फीट ऊंचाई पर 1 एकड़ के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इससे फेरोमोन से निकलने वाली गंध के कारण नर कीट आकर्षित होकर फंस जाता है। इसके उपरांत भी अगर नियंत्रण इस कीट से नहीं होता है तब रासायनिक दवा का छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक दवा में कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या फिप्रोनिल का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव किया जा सकता है। उसके बाद हम 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएंगे तब इसकी जो है इसका फंदे में फंसना और अधिक हो जाएगा, तो इस तरह से इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग होते रहते हैं। इन्हीं रोगों में पशुओं में गलघोंटू रोग का प्रकोप भी इस समय देखा जा रहा है। यदि पशुपालकों द्वारा समय रहते इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, आप इस नुकसान से बचने के लिए क्या करें, किस प्रकार से करें इस रोग का बचाव, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। किसान भाइयों, गाय और भैंसों में वर्षा ऋतु के दौरान जो सबसे ज़्यादा संक्रामक बीमारी होती है वो है गलघोंटू। गलघोंटू जैसे कि नाम से है, इस बीमारी में पशुओं के गले में बहुत बड़ी सूजन हो जाती है, जो इन्फ्लामेटरी सूजन होती है, गर्म होती है और पशु सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। पशुपालक भाइयों, आज के समय में पशुपालन व्यवसाय भी रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है, लेकिन जो पशुपालक अपने पशुओं की ठीक तरह से देखभाल करते हैं उनके पशु घातक रोगों से बच जाते हैं। इस मौसम में पशुओं में होने वाला मुख्य रोग है गलघोंटू।
पशुओं में होने वाला यह जीवाणु जनित संक्रमित रोग है और यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। अगर लक्षण का पता लगने के बाद पशुओं का शीघ्र इलाज शुरू न किया जाए तो 24 घंटे के भीतर पशु की मौत हो जाती है। यह रोग पास्चुरेला मल्टीसोडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु सांस नली तंत्र के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। मौसम परिवर्तन के कारण पशु गलघोटू रोग की चपेट में आ जाता है। तो गलघोटू बीमारी की पहचान के लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। गलघोटू जैसा के नाम से है, इस बीमारी में पशुओं के गले में बहुत बड़ी सूजन हो जाती है, जो इन्फ्लामेटरी सूजन होती है, गर्म होती है और पशु सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। इस बीमारी में पशु ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहता, लड़खड़ाकर हाई टेम्परेचर होता है और पशु लड़खड़ाकर गिर जाता है और मौत का काल का ग्रास बन जाता है। ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो भैंसों में ज़्यादा होती है, गायों में कम होती है। इस बीमारी में पशुपालक को ज़्यादा समय दे नहीं पाता और उसके पहले दम तोड़ देता है। पशुपालक भाइयों, आपके पशुओं में गलघोटू बीमारी यदि हो जाती है तो इसके लिए आपको कौन से उपायों को करने की जरूरत है जिससे आपका पशु इस गंभीर रोग से बच जाए। इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। यदि ये बीमारी फिर भी आ जाती है, टीकाकरण करना कोई भूल जाता है, उसका सबसे बड़े उपाय है पशुओं को जब भी बीमारी हो जाए उसको तुरंत किसी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसको दिखाएं। और इसमें जो सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन आता है उसकी 100 ml की डोज पहले दिन, दूसरे दिन 50 ml की, तीसरे दिन 50 ml की डोज, 3 दिन डोज लगाएं। और साथ में ही इन्फ्लामेशन रोकने के लिए, जो सूजन वगैरह है उसको रोकने के लिए प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन लगाएं और मेलॉक्सी कम पैरासीटामोल का इंजेक्शन बुखार के लगाएं। यह दवा सुबह शाम 3 दिन तक कम से कम लगाए, तभी आपका पशु इस रोग से मुक्त हो सकता है, नहीं तो ये रोग बड़ा संक्रामक रोग है। बाकी और पशुओं के टीकाकरण आप तुरंत प्रभाव से अपने आसपास के क्षेत्र में करवा लें ताकि और पशुओं में पशु काल का ग्रास नहीं हो। इसके बचाव के लिए बीमारी आने पर भी ये टीकाकरण किया जा सकता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव होता है। इसीलिए जरूरत है कि आप ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे आपके पशुओं में घातक बीमारियां हो ही नहीं। तो आइए जानते हैं उन जरूरी उपायों के बारे में जिन्हें आप अपनाएं और अपने पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाएं। इसके लिए भारत सरकार की सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में इसका जो टीकाकरण किया जाता है वो मई जून के महीने में किया जाता है, वर्षा ऋतु से पहले। ये टीकाकरण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया HS टीकाकरण के नाम से जाना जाता है, जिसकी 5 ml की डोज है और ये सबकट चमड़ी में लगाया जाता है। इसके इतना बचाव है, 6 महीने के लगभग ये टीका इसमें पशु को इस बीमारी से रोकथाम करता है। तो सभी किसान भाइयों से यह है कि इस बीमारी का टीकाकरण बरसात पूर्व से करवाना चाहिए। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हमीरपुर एटा के जगदेव वर्मा ने। आपने पपीता में विषाणु रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जिन्होंने पपीते का बगीचा लगा रखा है, तो पपीते के बगीचे में अपने को कई सारे कीट और रोगों का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर जो मुख्य रोग है, पपीते में लगने वाला एक मुख्य रोग है लीफ कर्ल, जिससे अधिक नुकसान होता है। तो ये रोग किसके द्वारा फैलता है और इसके पहचान के सही लक्षण क्या हैं, जो कि इस प्रकार से है। जो इसमें समस्या आती है जिसको अपन लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। ये जो लीफ कर्ल वायरस होते हैं, ये जो सफेद मक्खी से एक रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे की तरफ फैलते हैं। तो इसके जो नियंत्रण के लिए अपने को जो सफेद मक्खी होती है, ये बहुत छोटे रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। जब ये रोगग्रस्त पौधे के ऊपर बैठते हैं तो उसके अंदर से जो वायरस होता है वो इनकी लार के द्वारा इसके गट के अंदर चला जाता है। ये वायरस उसकी गट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। जब ये दूसरे स्वस्थ पौधे पे बैठती है तो वहाँ पे ये वायरस को छोड़ देती है, जिसके कारण जो स्वस्थ पौधा था वो भी बीमार हो जाता है। पपीता में लीफ कर्ल रोग की पहचान करने के बाद किसान अपने स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में जानते हैं।
तो किसान भाई इसके जो नियंत्रण के लिए, जो लीफ कर्ल के लिए अपने को सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण आवश्यक है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण करने के लिए थायोमेथोक्साम 25 WG 0.4 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ में अथवा स्पायरोमेसिफेन 0.06 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में अपन स्प्रे कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatyup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।